में सवाल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हमें और क्वेश्चन भी यही दायरे से आएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो बच्चों ये स्थानीय सरकार हो गई। जब स्थानीय सरकार पढ़ लिया तो दिल्ली के बारे में भी तो पढ़ लें। दिल्ली क्या है? यूनियन टेरिटरी है, संघ राज्य क्षेत्र है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बोलचाल में? केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश के विषय में पढ़ना पड़ेगा, यानी संघ राज्य क्षेत्र। बच्चों ये सिलेबस एक्सप्लेन कर रहे हैं ना अभी कि क्या क्या पढ़ना है आपको किस ऑर्डर में, क्योंकि ये ऑर्डर ऐसा है कि एक चीज याद रहेगी तो दूसरे के साथ रिदम बना रहेगा। मैंने उसी ऑर्डर में सबको, और आप देखोगे किताबें, अगर आपके पास पॉलिटी की बुक होगी तो आप पलट के देखना, आपको कुछ भी सीधा नजर नहीं आएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ कुछ भी नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि किताबों के लिखने का अपना एक अलग पैटर्न होता है, पढ़ने का अपना अलग पैटर्न होता है। हम पढ़ने के पैटर्न से बता रहे हैं। तो संघ राज्य क्षेत्र, अब संघ राज्य क्षेत्र में भी बच्चे मुद्दे होते हैं, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल का झगड़ा, क्वेश्चन आ चुका है, आईएएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल के विवाद पर। तो ये मुद्दे भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। दूसरा मुद्दा, कुछ लोग कहते हैं दिल्ली को राज्य बना दो, कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली को राज्य बना दो। तो क्या दिल्ली को राज्य बनाया जा सकता है? हाँ या ना? अभी तो आपके पास तर्क नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि दिल्ली का महत्व क्या है हमारे लिए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो स्वाभाविक सी बात है कि दिल्ली को राज्य बनाया जाए या न बनाया जाए, हम लोग इसको कॉन्सेप्ट के आधार पर, तर्कों के आधार पर समझेंगे। यानी बच्चे ट्री के लिहाज से तो पढ़ेंगे ही, और जितने भी मुद्दे हैं इस तरीके से जो हमने अभी आपको बताए, ये सारे मुद्दे भी कवर करते चलेंगे। तो यूनियन टेरिटरी की चर्चा भी कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाहर से सवाल नहीं आएगा, नहीं आएगा। फिर अगला टॉपिक बच्चों, 5वीं एवं 6ठी अनुसूची। अब देखो ये थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेक्निकल टॉपिक है। संविधान में जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रावधान है, संविधान में जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रावधान है, और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में अलग प्रावधान किया गया है। वो प्रावधान संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में किया गया है। 5th और 6th शेड्यूल में क्या होता है, शेड्यूल क्या प्रावधान किए गए हैं वो सब पढ़ेंगे। यानी जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन अलग चलता है। जो नॉर्थ ईस्ट के जनजातीय क्षेत्र हैं उनका प्रशासन अलग चलेगा, जो नॉर्थ ईस्ट के अलावा जैसे तेलंगाना के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, झारखंड के हैं, ओडिशा के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, इनका जो जनजातीय क्षेत्र है इनका प्रशासन अलग चलेगा। कैसे चलेगा? सवाल आएगा, सवाल आएगा तो हम पढ़ेंगे। और इसके साथ ही साथ पेशा, सुना है? पैसा नहीं, पेशा, पेशा कानून, पेशा अधिनियम, पेशा अधिनियम पर सवाल पूछा जा चुका है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पेशा अधिनियम क्या होता है, कैसे वो 5वीं अनुसूची से रिलेटेड होता है, 73rd यानी पंचायतों से रिलेटेड होता है। तो पंचायत पहले पढ़ लिया है हम लोगों ने, 5वीं अनुसूची यहाँ पढ़ लेंगे तो पेशा को समझ जाएंगे। तो पेशा के विषय में चर्चा करेंगे, क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, भविष्य में भी संभावना रहेगी। इसके बाद बच्चों, इस प्रावधान के बाद कुछ राज्यों के बारे में संविधान में अस्थायी प्रावधान किए गए हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप समझो, अनुच्छेद 370 पता है? जम्मू कश्मीर ना, पता होगा, बहुत पॉपुलर है। लेकिन ये तो केवल जम्मू कश्मीर की बात है, लेकिन केवल जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं, महाराष्ट्र के लिए, गुजरात के लिए, नागालैंड के लिए, आसाम के लिए, सिक्किम के लिए, बहुत सारे राज्यों के लिए ऐसे ही अस्थायी प्रावधान किए गए हैं। और उन अस्थायी प्रावधानों के विषय में भी हमें अध्ययन करना होगा। तो बच्चों इतना पढ़ने के बाद हमारे सरकार का अध्ययन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी पॉलिटी का अध्ययन कंप्लीट नहीं हुआ। देखना बच्चों, अब सरकार का अध्ययन कर लेंगे तो फिर आपके बारे में पढ़ेंगे। आपके बारे में, आप कौन है? लोक सेवक बनने जा रहे हो ना, पब्लिक सर्वेंट बनने जा रहे हो ना, तो संविधान में लोक सेवाओं के विषय में क्या प्रावधान किया गया है ये जानना तो जरूरी है। तो हम लोग उन बातों के विषय में पढ़ेंगे। और संघ लोक सेवा आयोग क्वेश्चन आते हैं, पूछे गए हैं, राज्य लोक सेवा आयोग क्वेश्चन आते हैं, पूछे गए हैं, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के विषय में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद निर्वाचन, इलेक्शन के विषय में पढ़ेंगे। अभी देखो गुजरात में इलेक्शन चल रहा है, हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हो गया है। तो बच्चों इलेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं। सबसे पहले तो निर्वाचन आयोग के विषय में ही हम लोग पढ़ेंगे। अभी देखो आज पेपर में क्या था, पेपर में था सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई तुम लोग निर्वाचन आयोग के मुखिया को कैसे चुनते हो मुझे बताओ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये कप ऑफ टी नहीं है, अनावश्यक टांग अड़ा रहा है, लेकिन ठीक है, आपको क्यों अड़ा है वो मैं आपको बताऊंगा। केएम जोसेफ की बेंच है और केएम जोसेफ से सरकार का पंगा पुराना है। तो मुझे पता ही था कि वो होना ही होना है, और जो मुझे पता था वो हो ही रहा है कि ऐसा होना ही होना है। कोई दूसरा जज होता तो शायद नहीं करता ऐसा। फिलहाल तो निर्वाचन आयोग, अब निर्वाचन से संबंधित भी बहुत सारे मुद्दे हैं बच्चों। कौन से मुद्दे हैं? जैसे एक साथ चुनाव। आपको पता है कि विधानसभा और संसद का चुनाव हमारे यहाँ एक साथ होते थे 1967 से पहले। अब वर्तमान प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि फिर से एक साथ कराओ, खर्चा बचेगा, नौकरशाही का समय बचेगा। तो बहुत सारी बातें चर्चा करेंगे हम लोग। इलेक्टोरल फंडिंग, चुनाव में फंडिंग एक बड़ा मुद्दा है। चुनाव में पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कैसे खर्चा होता है, इस पर अच्छी सी मॉनिटरिंग हो ही नहीं पाती।
पैसे का दुरुपयोग होता है, स्वाभाविक सी बात है। तो फंडिंग की चर्चा करेंगे, निर्वाचन सुधार, जो भी इलेक्टोरल रिफॉर्म है चर्चा के केंद्र में, उन सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म पर चर्चा करेंगे। आदर्श आचरण संहिता, आदर्श चुनाव आचार संहिता नाम सुना है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, पता है क्या होता है? तो जानना पड़ेगा, क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये सब छोटे छोटे से मुद्दे हैं बच्चों, जो निर्वाचन के समय में हमें, निर्वाचन के संदर्भ में हमें जानने चाहिए। क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन सारे पहलुओं को हम लोग यहाँ पर इलेक्शन के संदर्भ में समझेंगे, कवर करेंगे। और इसके साथ ही साथ छोटे छोटे और मुद्दे हैं, जैसे निर्वाचन आयोग की भूमिका, परिसीमन है, परिसीमन क्या होता है, वो सब करेंगे, कवर करेंगे। और 2 कानून हैं, ये सिलेबस में शामिल किए गए हैं, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इन दोनों कानून से भी प्रश्न आते हैं, इसलिए इन दोनों कानूनों की भी चर्चा इसी इलेक्शन के साथ की जाएगी। लेकिन इस इलेक्शन के साथ अध्ययन करने के दौरान हम एक और चीज का अध्ययन करेंगे, और वो है भारत में राजनीतिक दल। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दलों का पंजीकरण कौन करता है, रजिस्ट्रेशन करता है निर्वाचन आयोग। उन्हें रिकॉग्नाइज कौन करता है, मान्यता देता है निर्वाचन आयोग। तो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दलों के साथ दबाव समूह होते हैं, इन सब की बारे में चर्चा, ये जो सारी चर्चा है ये निर्वाचन के साथ ही कंप्लीट हो जाएगी। बच्चों, निर्वाचन की चर्चा कंप्लीट होने के बाद कुछ वर्गों के विषय में विशेष प्रावधान, जैसे अनुसूचित जातियों के विषय में, अनुसूचित जनजातियों के विषय में, पिछड़े वर्गों के विषय में ना विशेष प्रावधान, ये भी पढ़ना आवश्यक है। क्वेश्चन आते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अतिरिक्त पिछड़े वर्ग, इन सब के विषय में क्या प्रावधान इसमें किए गए हैं। इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बनाया गया है, इसका प्रावधान है। क्वेश्चन आते हैं यहां से, आप देखना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया है। बच्चे, इन सारे आयोगों के विषय में यहां से चर्चा की जाएगी। और इसे पढ़ने के बाद बहुत सारे प्रावधान हम लोग एक साथ पढ़ लेंगे, जैसे राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। पता है अभी राजभाषा को लेकर के तरह तरह के विवाद हो रहे थे। सरकारी कामकाज की भाषा है हमारी हिंदी, हमारी राजभाषा है, बताएंगे केवल संविधान में है, कागजों पर है, बाकी व्यवहार में तो नहीं है। तो इन सारी बातों की चर्चा करेंगे हिंदी राजभाषा के विषय में, और अन्य छोटे छोटे से फैक्ट हैं जहां से कभी कभी क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उनकी चर्चा कर लेंगे। इस तरीके से संविधान की चर्चा पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इतना पढ़ने के बाद, इतना पढ़ने के बाद, और जब इतना पढ़ने के बाद बच्चों संविधान की चर्चा कंप्लीट होगी, ये संविधान की व्यावहारिक चर्चा कंप्लीट होगी, तब संविधान के एब्स्ट्रैक्ट पार्ट पर आएंगे। संविधान के एब्स्ट्रैक्ट पार्ट पर आएंगे, ये व्यावहारिक पार्ट था, प्रैक्टिकल पार्ट था। अब अमूर्त हिस्से पर आएंगे। अमूर्त हिस्सा क्या होगा? अमूर्त हिस्सा होगी उद्देशिका। दर्शन है संविधान का, दर्शन है तो उद्देशिका पढ़ेंगे। उद्देशिका में बहुत सारे मुद्दे हैं, पंथ निरपेक्षता है, लोकतंत्र है, उन सारे मुद्दों की चर्चा की जाएगी। संघ व इसके राज्य हैं, भारत में कितने राज्य हैं, राज्य कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। क्या नए राज्य बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। नागरिकता क्या है, नागरिकता से रिलेटेड अभी सीएए, एनआरसी, ये सब विवाद आया था ना, तो सीएए, एनआरसी, ये क्या है, इसकी चर्चा की जाएगी। सीएए आदि ये सारी चर्चा। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, हमें अधिकार दिए गए हैं, हमारे अधिकार हैं। अब जब हमारे अधिकार हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड भी मुद्दे हैं, जैसे निजता का अधिकार, निजता नहीं, निजता, गोपनीयता, प्रिवेसी, राइट टू प्रिवेसी, निजता का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, तो न्यायालय ने दिया है। कैसे दिया है हमें जानना होगा। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार न्यायालय ने दिया है। पैसिव यूथनेशिया दी है, क्या होती है जानना चाहिए हमें, क्योंकि हमारे अधिकारों में शामिल है। तो मूल अधिकार और जितने मुद्दे हैं उन सारी बातों के विषय में चर्चा होगी। और सरकार के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, सरकार की जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है, और सरकार के कर्तव्यों का वर्णन नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे। इसी में इससे भी रिलेटेड मुद्दे, जैसे समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत चर्चा के केंद्र में है, बहुत चर्चा के केंद्र में है। तो क्या होती है, कैसे लागू करना चाहिए, क्या बाधाएं, बहुत सारी चीजें, उन सारी बातों की चर्चा करेंगे। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे और आपके कर्तव्य, हमारे और आपके कर्तव्य तो क्या है, क्या उनका नेचर है, कैसी उनकी प्रकृति है, उन सारी बातों के विषय में चर्चा करेंगे। और सबसे अंतिम टॉपिक जो संविधान का होगा, वो होगा हमारे लिए संविधान संशोधन। संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है, और संविधान में संशोधन का जो विवाद है, उस विवाद से निकली संकल्पना है आधारभूत ढांचा। तो आधारभूत ढांचा क्या होता है, एक शब्द है बच्चों, संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। जब सब पढ़ लेंगे तब समझना इसे आसान हो जाएगा, जब सब पढ़ लेंगे तो समझना इसे आसान हो जाएगा। तो संवैधानिक नैतिकता के विषय में
कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। इतना पढ़ने के बाद ये संविधान का एब्स्ट्रैक्ट पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने संविधान का व्यावहारिक पार्ट पढ़ा, जबकि पुस्तकों में सबसे पहले ये सब लिखा रहता है, क्योंकि ये भाग 1 2 3 4 ये है, लेकिन हमने इनको अंत में शिफ्ट कर दिया है आपके अध्ययन की सुविधा के लिए, क्योंकि व्यावहारिक पार्ट पहले आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, फिर धीरे धीरे जैसे रिदम बनता जाएगा हम लोग एब्स्ट्रैक्ट पार्ट की ओर, अमूर्त हिस्से की ओर बढ़ते चले जाएंगे, तो ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले न्यू बनती है, धरातल बनेगा तब इमारत बनेगी ना, तो इस तरीके से सिलेबस को बांट लिया। अब इसके बाद जो सबसे पहला टॉपिक लिखा होता है किताबों में उस पर आ जाएंगे, और वो टॉपिक क्या लिखा होता है? संविधान का ऐतिहासिक विकास। आप कहेंगे मैंने सबसे अंत में शिफ्ट कर दिया। हाँ बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप, मैंने सबसे अंत में शिफ्ट कर दिया। क्यों? जब पढ़ोगे तब समझ जाओगे। अभी तो मैं बता रहा हूं ना कि ये मेयर फैक्चुअल है, केवल तथ्य है, कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने सिलेबस को इस तरीके से डिजाइन किया है जिससे आप कॉन्सेप्ट से पढ़ना शुरू करो। अगर हम ये आपको सबसे पहले पढ़ा देंगे तो आप तथ्य से पढ़ना शुरू करोगे, 3 4 दिन तथ्य रटोगे, बोर हो जाओगे, आपको लगेगा क्या पॉलिटी ऐसे ही पढ़ते हैं, फैक्ट से पढ़ते हैं, तो पूरा रिदम पूरा कॉन्सेप्ट ही डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट से पढ़ना शुरू करेंगे, तथ्य पर आएंगे। तो कॉन्सेप्ट से पढ़ना कैसे शुरू करेंगे, उस हिसाब से सिलेबस को पूरा हमने उथल पुथल कर दिया है। आप देखोगे किताब में इस ऑर्डर में कहीं दूर दूर तक नहीं मिलेगा, पूरा उथल पुथल करके आपके लिए नया डिजाइन तैयार किया है जो आपकी समझ को पैना बनावे, गहरा बनावे और आसानी से समझ जा सके। हर टॉपिक के साथ क्वेश्चन आंसर होते चलेंगे, तो उसमें समस्या नहीं आएगी। अब इसके बाद देखो बच्चों, इसका इतना संविधान पढ़ लेने के बाद कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे संविधान में नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछी जाती है, उसे भी हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे विनियामक निकाय। अब क्या होता है, नाम लिख लो, बताएंगे आपको हम। विनियामक निकाय रेगुलेटरी बॉडी, जैसे ट्राई है, नाम सुना है, सेबी है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ना, सेबी। तो ये सब रेगुलेटरी बॉडीज हैं। क्या होती हैं, क्यों बनाई गई हैं, क्या इनका महत्व होता है, क्या और बनाया जाना चाहिए, इन सारी बातों के विषय में चर्चा करेंगे। इसके बाद सांविधिक संस्थाएं, ये सब सिलेबस में शामिल टॉपिक है हमारे। सांविधिक निकाय, स्टैट्यूटरी बॉडी। बच्चों ये सांविधिक निकाय क्या होता है? संविधि माने होता है कानून, संविधि माने होता है कानून, संसद के द्वारा बनाया गया कानून, पर्यायवाची है कानून का। जैसे विधि है, कानून है, संविधि है, तो सांविधिक का मतलब हो गया जो कानून द्वारा बनाया गया हो। जैसे जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नाम सुना है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल। तो ये सब संस्थाएं कानूनी संस्थाएं हैं बच्चों, इन पर क्वेश्चन आते हैं, पिछले वर्षों में पूछे गए। वैसे तो सैकड़ों संस्थाएं हैं जो कानूनी है, लेकिन जो संस्थाएं पिछले वर्ष चर्चा के केंद्र में रही है, ऐसी संस्था पर प्रश्न बनने की संभावना बढ़ जाती है और ऐसी संस्था पर प्रश्न पूछा जाता है। तो बच्चों सांविधिक निकाय की चर्चा करेंगे। और दो छोटे छोटे से टॉपिक हैं, एक तो लोक नीति है। लोक नीति की चर्चा हम लोग यहाँ पर विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, ये गवर्नेंस अलग से पढ़ाएंगे हम आपको, मेन एग्जामिनेशन का पार्ट है, मेन एग्जामिनेशन का पार्ट है गवर्नेंस, वहां पढ़ाएंगे। तो ये हम लोग गवर्नेंस में शिफ्ट करेंगे, गवर्नेंस में शिफ्ट करेंगे, मेन एग्जामिनेशन वाले पार्ट में मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा आपको। और इसके बाद अधिकार मुद्दे, अधिकार मुद्दों में देखो फंडा फंडामेंटल राइट तो हम कवर ही कर लेंगे। फंडामेंटल राइट के साथ जो कुछ एक अधिकार होते हैं वो करंट से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन होते हैं, कभी बच्चों के अधिकार के बारे में, कभी महिलाओं के अधिकार के बारे में, कोई कोई नया डेवलपमेंट है तो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तरीके से
करंट का भी क्वेश्चन होता है, तो कुछ करंट के विषय होंगे और करंट के विषय होने के साथ साथ बच्चे इसमें जैसे आरटीआई जैसे टॉपिक भी होते हैं, हालांकि मेन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो आरटीआई जैसा टॉपिक वो भी हम लोग शिफ्ट करेंगे और गवर्नेंस वाले पार्ट में ले जाएंगे। गवर्नेंस की अलग क्लास हम आपको पढ़ाएंगे। ये तो पॉलिटी की पूरी क्लास पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी की। गवर्नेंस की अलग क्लास आपको पढ़ाएंगे। 4 क्वेश्चन प्रतिवर्ष आईएएस के एग्जाम में गवर्नेंस से मेन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो उसकी चर्चा हम लोग अलग से करेंगे, जिससे वो पूरे के पूरे 4 क्वेश्चन आप 100% एक्यूरेसी के साथ सही कर सकें। तो बच्चों ये है हमारा सिलेबस, छोटा सा प्यारा सा सिलेबस है इंडियन पॉलिटी का। अब बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, बड़ा तो हमने लिख दिया है। क्यों? क्योंकि हमने एक एक परत खोल दी है, हमने एक एक परत खोल दी है। अब आप कल्पना करो कि आप जो टॉपिक पढ़ते हो, अब उस टॉपिक के सब टॉपिक भी लिखना शुरू कर दो। अगर आप जो टॉपिक पढ़ते हो उस टॉपिक के सब टॉपिक भी लिखना शुरू कर दो, तो क्या हो जाएगा?